नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की। केंद्र सरकार का दावा है कि आयुष्मान भारत देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के हर सदस्य को आयुष्मान कार्ड उनका बनता है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। कोरोना जब पैर पसार रहा था, तब केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों का इलाज भी आयुष्मान योजना के तहत करवाने की घोषणा की थी, लेकिन हुआ क्या? देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। रुपए चाहिए उतने रुपए दिला देता मैं। हाँ पर सर ये तो सुनो, तो और क्या सुनाएगा? शासन से रिजेक्ट हो शासन वाले रिजल्ट नहीं, तेरे कागजी गलत बात सुना, इसके कागजी गए गलत एस्टीमेट लगेला है क्या? कागज गलत जाते तो एग्जाम सर। अरे एस्टीमेट है क्या? मैं पूछ रहा तेरे को। एस्टीमेट है क्या? मंजूरी पत्र बड़वानी के पलवट गांव के सुंदर अलावे नीट की तैयारी के दौरान गंभीर रूप से बीमार पड़े। आयुष्मान कार्ड था लेकिन कहते हैं लाभ नहीं मिला। मंत्री जी से शिकायत की तो दोबारा जवाब जरूर सुनिए। रुपए चाहिए उतने रुपए दिला देता मैं। हाँ पर सर ये तो सुनो, तो और क्या सुनाएगा? शासन से रिजेक्ट हो शासन वाले रिजल्ट नहीं, तेरे कागजी गलत बात सुना, इसके कागजी गए गलत एस्टीमेट लगेला है क्या? कागज गलत जाते तो एग्जाम सर। अरे एस्टीमेट है क्या? मैं पूछ रहा तेरे को। एस्टीमेट है क्या? मंजूरी पत्र सर मेरे पास आयुष्मान कार्ड बना है। मैंने स्वयं के खर्चे करीबन 1 से 1.5 लाख तक अपने इलाज में खर्चा किया था, जो कि लोगों से उधार लेकर किया था। मैंने अपने पूरे बिल, जो हॉस्पिटल के बिल थे, वो फाइल में लगाए थे। भोपाल में अजहर के पिता कोरोना से चल बसे। 6 लोगों का परिवार है, अकेले कमाने वाले बचे हैं, लाखों का कर्ज है। कहते हैं आयुष्मान कार्ड से कोई फायदा नहीं मिला। पापा को हम हॉस्पिटल ले गए थे, तबीयत खराब हो गई थी एकदम बीच में। उसके बाद हम जब गए तो उन्होंने 2-4 दिन बाद बोला इनको कोविड हो गया और आयुष्मान उन्होंने लगाया नहीं, तो हम बहुत परेशान भी हुए उस टाइम। फिर हमने लोगों से इलाज पैसे लेके इलाज करवाया, फिर पापा का इंतकाल भी हो गया और आज हमें लोगों के पैसे भी देना है। हम परेशान हैं, कहाँ से देंगे पैसे। आयुष्मान कार्ड का कुछ फायदा मिला? जी, आयुष्मान का कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं मिला। कोविड के अलावा भी जो मरीज इस दौरान दूसरी बीमारियों से परेशान रहे, उनमें भी आयुष्मान योजना के तहत इलाज में काफी कमी आई। बीमार लोगों ने आरोप लगाए कि उन्हें आयुष्मान कार्ड से फायदा नहीं मिला। भोपाल में घरेलू काम करने वाली शबनम के बेटे का पैर जल गया था। मोहम्मद हसीब के पैर का ही ऑपरेशन हुआ। दोनों के लाखों रुपए खर्च हो गए। आरोप है कि आयुष्मान कार्ड का कोई फायदा नहीं मिला। 20 जनवरी को लड़का जला था मेरा 2 बजे दिन में, जब मैं काम पे ही थी। वहाँ अस्पताल में ले गई, वहाँ भर्ती किया, आयुष्मान वगैरह बताया तो बोले यहाँ चलता नहीं है। और अभी तक CM हाउस वगैरह से भी हेल्प मांगी थी, कुछ मिली नहीं। मंत्रियों के घर भी गई तो कुछ नहीं मिला और अभी तक कोई पैसा भी नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली। कैसे? कितना खर्च हो गया था? इसमें लग गया था कम से कम 1 लाख के करीब। तो फिर पैसे कैसे करें आपने? मैंने जिनके यहाँ काम करती थी मैं, उन लोगों ने मेरी मदद करी आके। CM हेल्पलाइन से कोई मदद नहीं मिली। यहाँ तक कि PC शर्मा के घर भी गई तो कोई मदद नहीं मिली। 2-3 बार होके आ गए। तो ये जो आयुष्मान कार्ड बना है, इसका कुछ फायदा है? नहीं है, कुछ भी नहीं बोले। यहाँ चलता ही नहीं है हमारे यहाँ। जब कार्ड बने थे तो तब बोले थे कि हर जगह चलेगा, इस पे 5 लाख तक का इलाज फ्री है। और जब बच्चे को भर्ती करा तो साफ मना कर दिया। मेरे पैर में मौत भर गया था बहुत काफ़ी सारा, तो मेरे पास आयुष्मान कार्ड था। तो मैं जब हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड लेके गया तो वहाँ पे आयुष्मान कार्ड तो वैलिड कराई नहीं उन्होंने। 5 लाख की घोषणा है, लेकिन 5 रुपये का काम नहीं है आयुष्मान। जब आखिरी में जरा सारी चीज़ें मेरी सही हो गई थी, जब पूरा मैं नेचुरल हो चुका था, उसके बाद उन्होंने 15 दिन पहले अप्रूवल दिया सिर्फ 58,000 रुपीज़ का, जबकि 4.5 लाख 3 लाख रुपए में लगा चुका था ऑलरेडी। According to Dr. Goenka, who is the owner of this hospital, कुछ दिनों पहले भोपाल के चिरायु अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अस्पताल का कर्मचारी तीमारदार से बदतमीजी कर रहा था। साफ कह दिया कि वो आयुष्मान कार्ड पर कोविड का इलाज नहीं करेंगे। We won't accept Ayushman card. वीडियो बंद करो। And the reason for that? Close the video and get out. Okay, listen to me. I won't listen to you. The government has a list of hospitals. बाहर फेंको उसको। चलो सर बाहर से। सूचना के अधिकार के तहत रीवा के विवेक पांडे ने जो जानकारी जुटाई है, वो बताती है कि देश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 13 करोड़ 44 लाख कार्ड धारक परिवार हैं, जिनमें 6,05,000 कोविड मरीजों का इलाज हुआ। इस पर 2,223 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च हुए। लेकिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने
5,25,000 मरीजों के इलाज पर 2,107 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि बाकी पूरे देश में मात्र 80,000 संक्रमितों का इलाज हुआ और 116 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च हुए। इनमें भी यूपी, मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के 5 राज्यों ने केवल 49 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 8,000 पात्र परिवारों में सिर्फ 18,309 मरीजों का इलाज हुआ और 34 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। ज्यादातर निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारकों को भर्ती करने से ही मना कर दिया। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के बहुत अधिक संख्या के लोगों को, लगभग 88% परिवार जो आयुष्मान के कवरेज में है, उसको इसका लाभ मिला है। आयुष्मान भारत PMJAY का सालाना बजट तकरीबन 6,400 करोड़ रुपए का है, जिसमें गरीब परिवारों के हर सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनता है। अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। इस योजना में देश भर में 20,000 से ज्यादा अस्पतालों में 1,000 से ज्यादा बीमारियों का इलाज मुफ्त में कराने का दावा है। सरकारों ने सोशल मीडिया पर फ्री के नाम पर वाहवाही तो खूब लूटी, लेकिन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केंद्र सरकार ने PMJAY के तहत पैकेज और दरें तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया। अब जिन शहरों में ICU बेड के लिए मरीजों को रोजाना हजारों का भुगतान करना पड़ा, वहां कोई सस्ते में बिस्तर आखिर देता भी तो क्यों। महामारी का ये आपातकाल है, ऐसे में इस वक्त किसी योजना पर फौरन फैसला नहीं सुनाना चाहिए कि वो हेल्थ इमरजेंसी में कामयाब नहीं हुई, फ्लॉप हो गई। लेकिन ये भी सच है कि जब लोगों को इस योजना की ज़रूरत थी, तब उनकी उम्मीदों पर वो पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाई और सरकारें सिर्फ गाल बजाते ही दिखीं। बड़वानी से मुनाफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा जो इस महीने के आखिर में होने जा रही थी, उसको रद्द कर दिया है। ये फैसला कोरोना फैलने की आशंका के चलते लिया गया। हाल ही में उत्तराखंड में पर्यटकों की बड़ी तादाद और नियमों की अनदेखी के कई मामले सामने आए थे और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि कुंभ के दौरान किस तरह से कोरोना के लिए वो सुपर स्प्रेडर साबित हुआ था। ऐसे में ये फैसला शायद लिया गया है। संक्रमण के फैलाव पर लगाम लगाने के लिए कावड़ यात्रा को उत्तराखंड ने आखिरकार रद्द कर दिया है। हमने पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से ही बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर छतरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसका हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित कर दी। सर, यूपी के चीफ मिनिस्टर तो कह चुके हैं कि 25 से हम शुरू कर रहे हैं, अब कैसे हम कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी लगाना है। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियाँ आई हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम यात्रा नहीं करें। पूरी जिंदगी आदिवासियों और गरीबों के लिए काम करने वाले फादर स्टैन स्वामी के निधन को 1 हफ्ता हो गया है। उनके जाने के बाद एक मजिस्ट्रेट जांच चल रही है, लेकिन उनकी मौत के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि उनके द्वारा किए गए कामों का क्या होगा। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने रांची में उनसे संबंधित लोगों से बात की, उनका क्या कहना है देखते हैं इस रिपोर्ट में। रांची शहर से कुछ दूर नामकुम के शांत इलाके में अब दिवंगत फादर स्टैन स्वामी की संस्था बगीचा में फिलहाल सन्नाटा छाया है। फादर के महीनों से बंद इस कमरे की साफ सफाई की जा रही है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, उनको लेकर एक स्मृति सभा की भी तैयारी चल रही है। उनसे जुड़े लोगों का कहना है कि कोई काम उनके जाने के बाद रुकेगा नहीं। डिसरप्शन नहीं बोलेंगे, हम लोगों के लिए मोटिवेशन है, विशेष करके बगीचा से जुड़े हुए रहने वालों को और स्टैन के कोलीग जो जेजुइट्स हैं। Are you scared also? No, we are not scared. Stan's death has released our fear, you see. स्टैन स्वामी 1969 से झारखंड में काम करते रहे। 2 दशक से ज्यादा समय वो रांची में थे। आदिवासियों और वंचितों के लिए वो लगातार काम करते रहे। इस इलाके की ईसाई मिशनरी भी उनका अधूरा छूटा काम अब आगे बढ़ाने को कटिबद्ध है। हम गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए
उनका आवाज़ बनेंगे, उनके नाम पे बोलेंगे, वो अपना काम जारी ही रखेगा और जारी ही नहीं और जोर से आगे बढ़ाएगा। ये हम करेंगे तो हम सोचते हैं कि फादर स्टैन स्वामी का सम्मान होगा। झारखंड के सामाजिक संगठनों और उसके साथ काम करने वाले लोगों को भी अपने ये वयोवृद्ध सहयोगी याद है। वो मानते हैं कि फादर की याद के साथ जल जमीन जंगल का आंदोलन और मजबूत होगा। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं अब क्या होगा, और ये जो संघर्ष है हमारा जारी रहेगा। और उसके साथ फादर स्टैन स्वामी की जो मौत है वो स्वाभाविक मौत नहीं है, उसमें कस्टडी में उनकी मौत हुई है, ये मतलब संस्थागत हत्या है। हम उस शक्ति के खिलाफ में जो देश की लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ में संघर्ष करना और सारे लोग उसके लिए एकजुट हो रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनकी मौत के हालात पर सवाल खड़े किए थे। हम लोगों के लिए एक ऐसा वक्त आ खड़ा है जहां हम अपनी आवाज उठाने के लिए हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है सजा के तौर पर। ये लोकतंत्र का एक अजूबा चेहरा हम देख रहे हैं और आज जिस तरीके से अनेकों समाजसेवी, गरीबों की आवाज बनने वाले लोग इसके शिकार हो रहे हैं। स्टैन स्वामी का जाना भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक काले धब्बे जैसा है। 84 साल के इस बूढ़े बीमार व्यक्ति को एक संदिग्ध मामले में जेल में डाल दिया गया और बार बार बीमारी का हवाला देकर वो अपने जमानत की याचिका दायर करते रहे, लेकिन किसी की नींद नहीं टूटी। जांच एजेंसियों ने तो इसे झूठा तक करार दिया। अब उनकी मौत ने एक बड़ी हुक पैदा की है जिसे यहाँ तक एहसास किया जा सकता है। रांची से कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।